आतिशी जी को रुला दिया आप लोगों ने। सारी दिल्ली बर्बाद हो गई। दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके खुले तब तो हंसती रही। अभी इनके पास में कॉलेज के प्रोफेसर को देने के पैसे नहीं है, डीटीसी के पेंशन कर्मियों को देने के पैसे नहीं है। तो जब उनको देने के पैसे नहीं है तो ये जो नई नई योजनाएं को अनाउंस कर रहे हैं तो ये कहाँ से लेके आएंगे ये पैसा? कि ये 10 साल एमपी रहे हैं प्रवेश जी। अगर इन्होंने बहन बेटियों के लिए मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने शराब के ठेके खोले हो तो इनको वोट दे दो। मैंने खोले हो तो मुझे दे दो। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री जब उसकी जनता मर रही है और वो अपना महल बना रहा है। आप तो दूसरे देशवासियों को कहते हैं कि जब वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं कि पता नहीं कौन कौन आ जाता है। वो चुनाव से पहले की, अभी चुनाव में आप ऐसी बातें मत करो, इसको एडिट कर देना। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के बहुत खास कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी जो सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। और इस चुनावी लड़ाई के दो दिग्गज खिलाड़ी हमारे साथ हैं। पहले मेहमान हमारे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं केजरीवाल, जिनको हम देख चुके हैं और हमारे कार्यक्रम पे पहले भी तशरीफ ला चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं प्रवेश जी से ही सवाल करना चाहूँगी। सर, ये बताइए कि केजरीवाल जी के जलवे तो हमने देखे हैं, आपका क्या एजेंडा है दिल्ली को लेकर? क्या कुछ दिल्ली को नया मिलने वाला है? हमारी दिल्ली में सरकार बन रही है अगले महीने 8 फरवरी को। तो मेरा जो है दिल्ली को लेके एक सपना ये है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे दिल्ली में एक जो है यमुना मैया रहती है और वो यमुना मैया बहती है 28 किलोमीटर तक। तो जब वो दिल्ली आती है तो बिल्कुल ही मैली हो जाती है। आज तक की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं मगर सफाई नहीं होती है। कहाँ पर जो है पैसा खर्च हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं जब भी वहाँ पे गुजरात जाता हूँ मैं देखता हूँ साबरमती रिवर फ्रंट। तो वहाँ पे मोदी जी ने, पहले वो भी ऐसे ही होता था, उसके बाद में कितना अच्छा किया। और आज वहाँ पे पूरा गुजरात जो है वहाँ पे खाना खाने के बाद में रात को टहलने जाता है, सुबह जाता है, जो भी अहमदाबाद जाता है। तो मेरी इच्छा है कि एक बार हमको ये मौका मिले तो मेरा सपना है कि मैं भी यमुना मैया को पूरा साबरमती रिवर फ्रंट जैसे करूं। और इसमें मेरा ये भी योजना है कि सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो मेरे पास में एक ऐसा प्लान है कि जो हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, तो इसमें सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। मेरे पास में ऐसा भी प्लान है। और वहाँ पे एसटीपी प्लांट लगाने पड़ेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया का कूड़ा करकट वहाँ पे केमिकल गिरता है उसको पहले ट्रीट करके उसके बाद में वो जाए वहाँ पर। और वहाँ पे दोनों घाटों को पक्का करके पूरे 28 किलोमीटर तक वहाँ पे 5 लाख जो है आयुर्वेदिक पेड़ लगाएंगे। पूरे चिड़ियाघर को भी वहाँ पर लेकर जाएंगे ताकि लोग वहाँ पे टहलते हुए, तो वहाँ पे बोटिंग भी होगी, वहाँ पे जो है राइड्स भी होंगी, वहाँ पे चाट पकौड़ी भी होंगी। तो एक अच्छा, ताकि दिल्ली के पास में आज कोई भी करने को कुछ नहीं है। लोग जाते हैं ऑफिस में, आ जाते हैं, सो जाते हैं, तो कहीं घूमने की अच्छी जगह नहीं है। तो एक कोई ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे पूरा देश आके जो है उसको देखा करेगा। तो ये मेरा सपना है दिल्ली को लेके, जो मेरा सबसे बड़ा सपना है। अगर मैं ये पूरा कर पाऊंगा तो मैं जो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत ही खूबसूरत सपना है। मैं दिल्ली वासी हूँ और बचपन से मैंने एक तो कूड़े का पहाड़ और एक जो यमुना, इनफैक्ट गूगल मैप पे भी जब हम दिल्ली में यमुना एंटर होती है और नाले में कैसे कन्वर्ट होती है वो साफ गूगल मैप पे भी नजर आता है। हमारे साथ केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी, आपसे सवाल, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ये चुनाव के समय चुनाव आ रहा है जी। तो आपका तो हमने 10 साल देखा और 10 साल से पहले जो आप, सबसे पहले तो आपने जो शुरुआत की थी, आपने कहा था कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, फिर आपका राजनीतिक उद्देश्य भी आया, आप राजनीति में भी एक तो आप सवाल को भटका रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा है कि यमुना मैया साफ होनी चाहिए, हमने वही कदम उठाया। आप दिल्ली के वोटर का सवाल सुन लीजिए। दिल्ली का वोटर मुझे सुनना चाहता है, पहले सुनो। मैं भी तो दिल्ली की वोटर। यमुना मैया को हमने साफ कर दिया था। हमने इतने शराब के ठेके खोले कि यमुना की बदबू कम हो जाती, शराब की ज्यादा आती। इन्होंने खुलने नहीं दिए ठेके। आपको तो इनसे डर लग रहा है। आपने कहा है कि प्रवेश वर्मा को रोका जाए चुनाव लड़ने से। ये दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो मेरा तो फर्ज बनता है इनको रोकने का। आप इनसे सवाल पूछो कि इन्होंने 10 साल में कितने ठेके खुलवाए सांसद रहते हुए। मैंने खुलवाए, पूछ लो, आप सामने बैठे हैं, एक भी रिकॉर्ड हो तो बताओ। मैंने 900 खुलवाए हैं, 900 दिल्ली की बहन बेटियों के लिए ठेके, पिंक ठेके खुलवाए हैं। इन्होंने तो आदमियों के लिए नहीं खुलवाए।
अब मेरा सवाल आपसे, मैं सवाल की जा सकती है? सवाल कर लो, आप सवाल कर लो। केजरीवाल जी, मैं दिल्ली की वोटर हूँ और मैं जब छोटी थी तो मैंने दिल्ली में जो पहाड़ कूड़े के नज़र आते हैं तो मैं ये सोचती थी कि वाकई में पहाड़ है। और फिर आपने कहा कि पहाड़ कूड़े के ख़त्म होंगे, यमुना साफ़ होगी, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, आपको सरकारी बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए। हर वादे को आपने तोड़ा और पिछले 10 साल में जो आपने नहीं कर पाए, अब लास्ट मोमेंट पे आप जनता को बहुत सारे दावे और वादे कर रहे हैं। 2100 रुपये महिलाओं के लिए और ग्रंथी और पुजारियों को आप पैसे देने की बात कर रहे हैं। आप लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये समझा जाए कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ये अंबर जी, आने वाले चुनाव से आपको डर लग रहा है? आप मुझे बदनाम करने के लिए कह रहे हो कि कूड़े का पहाड़ है। अरे मनाली जाते हैं लोग, पहाड़ होता है, हिल स्टेशन होता है। ये कहाँ लिखा है कि पत्थर का पहाड़ अच्छा होगा, बर्फ का अच्छा होगा, कूड़े का अच्छा नहीं होगा? हमने कूड़े के बनाए हैं। तो हिल आप उसको स्टेशन बन गई है declare कर दिल्ली। दीजिए फिर कि वो दिल्ली हिल पहाड़ स्टेशन है। बन चुकी है। एंट्री पॉइंट पे हिल स्टेशन है, पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे आपको, खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे। और पैसों की अंबर जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जितना मर्जी चाहे बांट सकते, बहुत कमा रखा है हमने शराब नीति में। कोई प्रॉब्लम, आतिशी जितने चाहे पैसे बांट सकती हैं, वो दांतों से गिन के बांट सकती है, इतना पैसा उन लोगों ने कमाया हुआ है। हमने क्या किया है 10 सालों में आपको बताता हूँ। मनीष 6 बजे उठ जाता था, 7 बजे ये लोग सीबीआई भेज देते थे। आज मैं प्रवेश जी के सामने कह रहा हूँ, सारे दिल्ली के सामने कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, अगर मैंने घोटाला किया है, अगर मैंने करप्शन करा है, सरेआम फांसी दे दो मनीष को। आप भी तो तिहाड़ मैं तो गए थे। दिल्ली का बेटा हूँ। और मनीष जी, अगर दिल्ली वालों के लिए शराब के ठेके खोलने के लिए 100 बार और भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंबर जी। तो फिर आप दिल्ली वो तिहाड़ से वापस आने के लिए आप कितना मचल क्यों रहे थे? इन लोगों ने तो तिहाड़ के बाहर पोस्टर लगवा दिए, केजरीवाल आएंगे। आप तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे भी नहीं गए थे, आपको कितने बुलावे आए उसके बाद तो आप कोर्ट पहुंचे, फिर डर। अंबर जी मैं आपको कह चुका हूँ, कितनी भी शराब की दुकानें खोलनी पड़े, आपका भाई खोलेगा, मैं बैठा हूँ। आप मेरे भाई, ये रोक नहीं पाएंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे ये लोग। मैं खोल के दिखाऊंगा। मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं भाई हूँ आपका। आप हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं? मैं पूरे देश का बेटा हूँ। आप तो दूसरे देशवासियों को कहते हैं कि जब वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं कि पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। वो चुनाव से पहले की, अभी चुनाव में आप ऐसी बातें मत करो, इसको एडिट कर देना। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी चैनल है इनका, बहुत क्रांतिकारी। हम तो क्रांतिकारी काम करते हैं। आज मैं आपको, आप भटका रहे हो। दिल्ली का इलेक्शन शराब पे हो रहा है, इनसे शराब की बात करो। इन्होंने अच्छा, कितने ठेके एक खुलवाए बात उसकी बात बताइए, जो करो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 10 साल का समय आपको मिला, 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको चुना, अब ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाए? आपको डर किस बात का है? आप लास्ट मोमेंट पे आप इतनी रेवड़ियां बांटने पे लगे हुए हैं, आपको डर किस बात का है? अगर आपने काम किया, आप तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, एजुकेशन में रेवोल्यूशन लेके आए हैं, आपने महिलाओं के लिए काम किया है, आपने मोहल्ला क्लिनिक से लेके क्या कुछ आपने नहीं किया आपके दावे के अनुसार, तो फिर डर, आप इतना क्यों डरे हुए हैं? हम नहीं डरे हुए अंबर जी, हम बिल्कुल भी नहीं डरे हुए, हम बिल्कुल भी नहीं डरे हुए। हमने दिल्ली की जनता से हमने बात दिल्ली के लिए कर रहे हैं। शराब के ठेके खोले हैं। दिल्ली में हमने जो जो काम करना था किया है, हमारे मंत्रियों ने पैसा कमाया है। जिसके पास इतना पैसा आ जाता है वो डर सकता है क्या? आप बताओ। इतने हजारों करोड़ रुपए हमने कमा रखे, हमें इनसे डर नहीं लगता। महंगे महंगे वकील कर लेंगे, हमें काहे का डर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आपको है। डर इस बात का नहीं लगता कि बीजेपी दिल्ली में आएगी तो विकास हमने करेगी? कुर्बानी दी है, संजय आपके गंजे दोनों पिंक जेल में ठेके- गए हैं। आपके पिंक ठेके बंद हो जाएंगे। ये लोग करवाना चाहते हैं, सारी दिल्ली देख ले। ठेके खुलवाना चाहते हो तो मुझे वोट दे दो, और बहन बेटियों के लिए ठेके बंद करवाने तो इनको चुन लो, आपकी इच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो दिल्ली डिसाइड करेगी अंबर जी, आपके चैनल पे डिसाइड नहीं होएगा। जी बिल्कुल, चैनल पे डिसाइड नहीं होता। मैं प्रवेश जी से सवाल पूछ रही थी। प्रवेश जी, अरविंद केजरीवाल जी जब चुनावी राजनीति और जब राजनीति में आने से पहले जो एक माहौल बना रहे थे, तो उनका दावा था कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, और फिर जब उन्होंने माहौल बनाया तो उसमें जो प्राइम था वो महिला सुरक्षा को लेकर इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के लिए दिल्ली में ये करेंगे वो करेंगे सुरक्षा को लेकर, लेकिन वो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। अगर ख़ासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में बात की जाए तो आप किस तरह से महिलाओं को लेकर कार्य करने वाले हैं? मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सुरक्षा के हवाले से बात कर रही हूँ। मैं जब से अरविंद केजरीवाल को टीवी पे देखना शुरू किया था, अगर मैं डे 1 से बात करूं तो पहले दिन से ही उन्होंने दिल्ली के साथ में झूठ बोला। उस समय झूठ नहीं लगता था, आज हम उन बातों को याद करते हैं तो हमें लगता है झूठ, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं राजनीति नहीं करूँगा। सबसे पहले से वो शुरू करते थे, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊँगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो उन्होंने झूठ बोला, जो हमें आज पता लगा कि वो उस समय ऐसा जो बोलते थे झूठ बोलते थे। फिर जो उन्होंने सबसे पहला जो है सरकार को शपथ पत्र दिया, जब 2013 में वो चुनाव लड़े तो उन्होंने जो अपना शपथ पत्र जो हम जो है अपना दाखिल करते हैं नॉमिनेशन में, उन्होंने दाखिल किया। उसमें उन्होंने कहा कि ना मैं गाड़ी लूँगा ना मैं बंगला लूँगा, और मैं एक जो है 2 फ्लैट के 2 कमरों में ही
कोई जो है मुख्यमंत्री का वो बनाऊंगा और मैं उसी में रहूंगा। तो वो जो आदमी शपथ पत्र में भी झूठ बोलता है, जो अन्ना हजारे जी को धोखा देता है, अपने पुराने साथियों को सबको लात मार के बाहर निकाल देता है, उसके बाद में वो सारी सुविधाएं लेता है जिनको फ़ोटो पर देखकर लगता है कि दुबई के किसी शेख का महल है, वो नहीं लगता कि कोई एक जो है मुख्यमंत्री का महल है। तो बार बार झूठ बोलना, कोई भी विकास नहीं करना, 4 आदमियों को खड़े करके दिखा देना कि इनके घर में बिजली का बिल नहीं आ रहा। पूरे दिल्ली में बिजली के बिल आते हैं और हज़ारों में आते हैं, लाखों में आते हैं, और बिजली के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको घर में जो है पानी का कनेक्शन नया लगवाना है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की गवर्नमेंट की फ़ीस हो गई है। उसके बाद में कनेक्शन लगता है, उसके बाद में भी साफ़ पानी नहीं आता है। जो महिलाओं की बस की ये बात करते हैं, तो जो आपने महिला की अपना सुरक्षा की बात करी, उसमें ये बहुत ही अहम मुद्दा ये है कि आज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आज बिल्कुल हमारा बुरी तरीके से ठप हो गया है। उसका कारण ये है कि दिल्ली की जनसंख्या को देखते हुए आज हमको 15,000 बसों की ज़रूरत है, जो कि शीला दीक्षित जी के समय में 8,000 होती थी 11 साल पहले। आज वो 15,000 होनी चाहिए, जबकि वो घटकर रह गई है 2,500। तो अगर महिलाओं को बस नहीं मिलती है, फिर वो ऑटो करती हैं, फिर वो पैदल जाती हैं, फिर वो जो है ना गाड़ियों में लिफ्ट लेकर जाती हैं, तो वहाँ पे क्राइम बढ़ता है। अगर अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी। पहले उन्होंने कहा कि बस मार्शल को रखेंगे, फिर वो सारे बस मार्शल्स को निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा सिविल डिफेंस वालों को रखेंगे, फिर सारे सिविल को निकाल दिया। अब वो सारे सिविल डिफेंस वाले, सारे बस मार्शल अभी भी मेरे घर के बाहर खड़े हैं कि भाई हमें बता दीजिए क्या करना है, हम इसके खिलाफ में जो है ना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अब मैं उनको समझाता हूँ। अभी वो बैठे हुए मुकेश जी अंदर आके बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे बात करी। वो इतना गुस्से में है और उनके साथ में 15,000 युवा जो पिछले 1 साल 1.5 साल इनके साथ में काम किया, उनको सैलरी भी नहीं मिली। ऐसे 15,000 युवा हैं जो दिल्ली में बेरोजगार कर दिया केजरीवाल ने, ये वाला सपना दिखा के कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, ना उनको सैलरी दी ना। तो हमको सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ताकि हर महिला को 24 घंटे उसको बस की सुविधा मिले। उसमें एक जो है अपना पुलिस वाला हो या अपना बस मार्शल हो, जो उसकी सुरक्षा की गारंटी करके दिखाए, वहाँ पे कैमरे लगे हों। तो ये ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होने से ही ऐसी घटनाओं को बल मिलता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। केजरी बवाल जी से सवाल है। केजरी बवाल जी, आपने कहा था कि आप एक सरकारी क्वार्टर में रहेंगे, 2 कमरे वाले में, पुरानी वैगनार में ही चलेंगे, और आज आपने एक शीश महल बना डाला और बीजेपी ये चाहती है कि उस शीश महल को टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाए। तो क्या मौका मिलेगा दिल्ली वासियों को, हम लोगों को शीश महल अंदर देखने का? हम भी देखना चाहते हैं कि महंगे पर्दे कैसे होते हैं, जो महंगी टॉयलेट सीट आपने लगाई है। वो तो ले गया मैं, वो मैं ले गया उखाड़ के, वो उखाड़ के ले गया मैं, घर ले गया मैं अपने। वो किस काम की टॉयलेट सीट थी दिल्ली वालों के लिए? किसी काम की नहीं थी। जो आपने मल्टीनेशनल कंपनीज देखी होंगी अंबर जी, उसमें हाथ का स्कैनर होता है, ऐसे वो होता है, आंखों का स्कैन हो जाता है। तो वो टॉयलेट सीट पे तो मेरी बॉडी स्कैन हुई थी, वो किसी और के काम की नहीं थी, वो मैं ले गया उखाड़ के। इन लोगों को वो सीट चाहिए, सोने लगी हुई, क्या करेंगे बताओ ये लोग? तो ये तो कह रहे हैं कि उसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाए। कर देना चाहिए इसको टूरिस्ट प्लेस। मैं तो रहा नहीं सीएम, आतिशी से पूछ लो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप ही बनेंगे सीएम अगले। सीएम अगला मैं बनूंगा अगर आतिशी चाहेगी तो। अभी तो आतिशी नहीं चाह रही, ये नहीं चाह रहे, कोई नहीं चाह रहा, आप भी नहीं चाहते। सच्चाई तो आपके मन में यही है कि मैं ना बनूं। चुनावी मैदान में प्रवेश जी और आप एक साथ उतरे हुए हैं, और आपने ताज़ा जो दावा किया है, आप इतना डर गए कि आपने कहा है कि जाटों को ओबीसी आरक्षण का समर्थन आप करेंगे। लेकिन जो ये गलत किया है मेरे साथ, ये गलत किया है, गठबंधन में जो आपकी क्योंकि जाट खाट खड़ी कर देता है। एक समाजवादी पार्टी, जब दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगे, वहाँ पर जाटों को मारा गया था, हिंसा हुई थी, आप उनके समर्थन में, तो ये दोहरी राजनीति कैसे कर रहे हैं? ये दोहरी राजनीति तो ये कर रहे हैं। अच्छा भला इलेक्शन लड़ रहा था मैं, क्या जरूरत थी इनको लाके मेरी छाती पे बिठा दिया? ये सारे बिठा दिए मेरे सर पे, पूरी भारी दिल्ली मेरे सर पे आके बैठ गई। ये तो जाट मेरी खाट खड़ी कर देंगे, मुझे पता है। तो मैं क्या करूं, अपनी खाट खड़ी करवा लूं? जाटों से मतलब? तो मैं डरूंगा नहीं, इनसे क्या करूंगा बताओ? आप तो कहते हैं कि आपने बहुत काम किया, आपको कोई हटा ही नहीं। हमने शराब के ठेके खोले हैं, लेकिन इनको मेरे सामने लाके गलत किया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत नेता है, इनका बेस बहुत, ये तो साहिब सिंह जी की विरासत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास संजय गंजे है मेरे पीछे, तो संजय और गंजे है, उनके भरोसे बैठा हुआ मैं। आप मुझे बताओ मैंने गलती क्या कर दी? अगर इस आपने कहा कि इन्होंने कहा कि बस मार्शल्स को सैलरी नहीं मिलती, वो नहीं मिलता, मैं मानता हूं कि नहीं मिलती। मैंने उनको शराब पिलाई है, शराब पी के सो जाएगा वो, तनख्वाही नहीं मांगेगा, सैलरी नौकरी कुछ नहीं मांगेगा। वो सारा सोल्यूशन शराब का है अंबर जी, ये इनको समझ में नहीं आता।
अब ये पता नहीं क्या चाहते हैं मेरे सर पे आकर। मैं नई दिल्ली से विधायक बनना चाहता हूँ, ये पूरी दिल्ली को नई बनाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है बस दोनों के अंदर। एक सवाल आपसे है मेरा, बहुत बहुत पूछ लो, सीरियस सवाल है। पूछ लो। आपने अभी बीते दिनों दो स्कीम अनाउंस किए। एक तो आपने कहा कि महिलाओं को 1100 रुपए देंगे, और आपने कहा पुजारियों और ग्रंथियों को भी सैलरी 2100 रुपए दूंगा मैं, 2100 रुपए। जी जी हाँ, जी। 2100 रुपए, पहले 2100 1100 बोला दूंगा, था ना हाँ। आपने। तो वो मैं पूरा नहीं कर पाया था, तो मैंने कहा डबल दे देते हैं जी इनको। जी हाँ, पता नहीं अगर कैसे जिताएंगे देंगे, तो पता दे नहीं। देंगे। ये सवाल सुन लीजिए। और सवाल ये है कि आपने इमामों को सैलरी दी नहीं, वो बेचारे दर दर भटक रहे थे कि हमारी सैलरी दे दीजिए, पेंडिंग पड़ रही है। प्लस युवाओं की बात की जिनकी 15,000 की सैलरी पेंडिंग है। तो आप ये जो नए वादे कर रहे हैं, आप अभी क्योंकि आप तो अभी सत्ता में हैं, तो अभी आप क्यों पूरे नहीं कर रहे? आप अगले में आएंगे तो फिर देंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ अंबर जी, मेरा कोई इमामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सनातनी हिंदू हूँ। आपको लगता होगा कि मैं एक सेकंड, टॉपिक गिर गई मेरी, सॉरी। हाँ, वो अंदर वो वाली भी है। तो अभी तक मुझे लगता था कि इमामों के भरोसे काम चल जाएगा, लेकिन ये तो सारे हिंदुओं को इन्होंने एक कर दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे कर दिया। तो मेरा भी सेफ होने का अधिकार है। तो मैंने जो सेफ में जमा किया हुआ है, मैं चाहता हूँ थोड़ा उनको दे दें। ये लोग देना नहीं चाहते। अभी नहीं दे सकता मैं आश्वासन दे सकता अगर हूँ। आपकी जो भावनाएं हैं या आपकी जो इच्छा शक्ति है वो वाकई में प्योर है, आपकी इंटेंशंस है, तो आप वो अभी दे सकते हैं। आपके पास तो अधिकार है, आप अभी क्यों नहीं दे देते उनको पैसा? अंबर जी, अभी मन नहीं करता देने का। मन करता है तीसरी बार जिताएं तो हम दें। इसका मतलब ये है कि आप जो दावे करते हैं, काम किए हैं आपने दिल्ली में, आपने जो शिक्षा को लेकर आप कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। शिक्षा का सिस्टम आज तक पूरी धरती के ऊपर प्रवेश जी बता दें कोई ऐसी सरकार आई हो जिसने शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री बनाया तो बता दो। ये एजुकेशन का सिस्टम है। हम लोग जेल क्यों गए? क्योंकि वो शिक्षा मंत्री फेल हो गया। 2 बोतल प्लस 2 बोतल 4 होती हैं, मल्टीप्लाई करना भूल गया। डरी हुई है आपके विकास कार्यों से, इसलिए आपको जेल में फेंकना चाहती है। ये डरे हुए तभी इन्होंने भेजा इनको। ये चाहते नहीं, इनको लगता है कि सारी दिल्ली शराब पीने लग जाएगी तो इनको कोई वोट ही नहीं देगा। ये लोग इन्होंने बंद करवा दिया सारा सिस्टम। अब आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कोई गलत काम जी मैं पूछ लेती हूँ। ये आपको इनसे पूछना चाहिए अंबर जी कि जो ये वायदा दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में ये 2 साल पहले वायदा करके आए थे कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे। वहाँ पर इन्होंने 2 साल से नहीं दिया। तो जब वहाँ पे नहीं दिया तो यहाँ पे कैसे देंगे? और यहाँ पे वो जो ना ऐसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली का बजट इनके कार्यकाल में 7,000 करोड़ रुपए माइनस में चला गया। तो अब अभी इनके पास में कॉलेज के प्रोफेसर को देने के पैसे नहीं है, डीटीसी के पेंशन कर्मियों को देने के पैसे नहीं है, जो हमारे सारे भाई हैं अपना सिविल डिफेंस वाले, बस मार्शल, इनको देने के पैसे नहीं हैं। तो जब उनको देने के पैसे नहीं है तो ये जो नई नई योजनाएं को अनाउंस कर रहे हैं, तो ये कहाँ से लेके आएंगे ये पैसा? अब यही मैं तब से उनसे पूछ रही हूँ कि आप एक के बाद एक स्कीम अनाउंस करें। 1100, 2100, ग्रंथी, पुजारी, सबको आप गोलियां दे रहे हैं। मतलब रेवड़ियां की महिलाओं को देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत दूर पड़ जाता है। यहाँ से जाते हैं पेट्रोल की कॉस्ट लग जाती है, वहाँ दे के आएंगे फिर वापस वहाँ पे है ना मान साहब हैं, वो बांट देंगे पैसा, आप उनको भिजवा दीजिए। मेरी बात। प्रवेश जी, दिल्ली को लेकर क्या ऐसा एक उद्देश्य आप बताएंगे, एक बड़ा कार्य क्या आप करना चाहते हैं? क्योंकि केजरीवाल जी का जलवा तो हमने देखा है, उस जलवे में कुछ नहीं निकला, सिर्फ बलवा निकला है। आपका क्या उद्देश्य है एक बड़ा जो करना चाहते हैं? नहीं, मैं इनसे वो जो ना एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ आज तक कि एक व्यक्ति को ऐसे अर्श से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श तक हमारी दिल्ली की जनता ले गई, 3 बार उनको जिताया। कम से कम दिल्ली में जब सारे लोग जो है कोविड से मर रहे थे, हज़ारों की संख्या में दिल्ली में कोविड से मौत हुई, और सारे लोग ये कह रहे थे कि हमको दवाई दे दीजिए केजरीवाल जी, ऑक्सीजन दे दीजिए। भारत सरकार ऑक्सीजन देती थी, इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं होती थी लेने के लिए, कोई हॉस्पिटल नहीं बना पाए। उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री, जब उसकी जनता मर रही है और वो अपना महल बना रहा है और वो शराब की पॉलिसी बना रहा है, तो ये वो सारे काम करने में क्यों फेल हो गए जहाँ पे जनता की जान को बचाया जा सकता था? बिल्कुल, ये बहुत ही जायज़ सवाल है। और मैं भी ये जानना चाहूँगी केजरीवाल जी, आप हमेशा से कहते हैं कि आप दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं। आप जब वो 2100 बांट रहे हैं तो आप कह रहे हैं केजरीवाल जैसा भाई एंड ऑल। तो ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रवेश जी का सवाल है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या जवाब है आपका? देखिए, शीश महल तो बन चुका, कोविड भी चला गया, अब इन बातों में क्या रखा है? जिसने मरना था मर गया, शीश महल बनना था बन गया। अब ये लोग उसको रोते रहते हैं, शीश महल बना लिया, लोग मर गए, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? यही बात एक बार राघव चड्ढा जी ने भी बोली थी, जब वो मेरे साथ में शो में थे डिबेट में, तब उन्होंने कहा था जिसको मरना है मर गया। और हम तो पॉलिसी लेके आए, क्योंकि
हमारा पॉलिसी लाने का समय हो गया था, इसलिए हम लेके आए। तो उन्होंने ये कहा था लाइव डिबेट पे कि जिसको मरना था वो मर गया, हम क्या करें। इतनी इनसेंसिटिविटी आप और आपके नेता दिखाते हैं दिल्ली की जनता के लिए, वही दिल्ली की जनता जिसने आपको 3 बार मौका दिया। और सवाल ये है कि वो आपने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर डाली और वही महिलाओं ने आपको दिल्ली से उखाड़ के फेंकने की तैयारी भी कर डाली है। और महिलाएं आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि आपका केजरीवाल जैसा भाई, आपको लगता है कि दिल्ली की महिलाओं को आप 2100 रुपये में खरीद सकते हैं? 2100 भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपने इंडी गठबंधन में जाके आपने खटाखट योजना कॉपी पेस्ट आप दिल्ली की महिलाओं पे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप झूठा वादा करके आप दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ़ बना पाएंगे? दिल्ली के महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं है अंबर जी, सारी दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये हमारा काम है। आपको लगता होगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये हमारा काम है समझती हूँ बिल्कुल। और मैं अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ। सारी दिल्ली की बहन बेटियां देख रही हैं। 2100 रुपये की बात है, एक बार जितवा दो मुझे, उसके बाद दूंगा। अभी नहीं दे सकता, मेरी मौका मिल चुका है आपको। अभी नहीं दे सकता। चौथी बार होता है, 3 बार में हैट्रिक हो जाती है, चौथी बार दो फिर जिता देंगे। आपको अगर मैं इनके चैनल अगर मैं दूंगा, अगर मैं ना दे पाऊँ तो मुझे बताना, चौथी बार जिता दो मुझे। अभी नहीं दे सकता, पहले नहीं दे सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम। आप सत्ता में हैं, आपके पास अधिकार है। अगर आपको देना है तो आप कभी भी दे सकते हैं। यही अधिकार है, यही तो बात है और यही सवाल है कि अगर आपको देना है, आप सत्ता में हैं तो अभी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपने पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया। 3 बार आप दिल्ली की जनता आपको मौका दे चुकी है। अब अगर आपने 3 बार चुने जाने के बाद अगर आपने काम किया होता तो आप ये रेवड़ियां नहीं बांट रहे होते। सवाल ये है। रेवड़िया नहीं बांट रहा अंबर जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पंजाब का जिक्र बार बार मत करो। वहाँ 5 नदियां बहती हैं, दिल्ली में 1 बहती है। आपसे यहाँ 4 नदियां और ले आओ, फिर हम बराबर मानेंगे उन दोनों को। अभी हमारे यहाँ 1 नदी है, वहाँ 5 नदियां हैं पंजाब, यानी कि 4 नदियां कम है। इनको बोलो पहले 4 नदियां और बनाए, उसके बाद हम फिर कंपैरिजन करेंगे। आपको लगता होगा कैसी कैसी बातें कर रहा है। यही लॉजिक है, यही दिल्ली की जनता समझती है। दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं, ये ऐसी समझती है। दिल्ली की जनता आपको समझ, आप दिल्ली की जनता को, आपको मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। ये लोग तो चाहते हैं कि हमारे एक नेता ने गुलेल बांध दी ऊपर, बांधी कि नहीं बांधी। इन्होंने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, वो बोतल में डाल डाल के पेट्रोल उसने फ्री में बांटा है पूरे जमुना पार में। बांटा है कि नहीं बांटा? दिल्ली दंगे को दिल्ली की जनता भूली नहीं है अंबर जी। हमने उस कबाड़े से गुलेल बनाई, हमने नए नए हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी दिल्ली को। हमने क्या बुरा कर दिया? उस पर ये कुछ नहीं बोलना चाहते। इनसे पूछ लो गुलेल बनी अच्छी लगी थी कि बुरी लगी थी। क्या कहना चाहते हैं प्रवेश जी? अभी जो है अंबर जी, क्या हुआ कि मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जो भी आपके दर्शक है उनको बताना चाहता हूँ कि जब इनको तिहाड़ से जमानत पे ये आए बाहर जी, तो आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इनको बेल दे रहे हैं, ना तो ये ऑफिस जा सकते हैं, ना कोई फाइल देख सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं। तो सीएम की सारी पावर तो इनकी वैसे ही ख़त्म है और केस अभी भी चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ ईमानदारी के ऊपर में, कि दिल्ली की जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार था या नहीं, और मैं बाद में मुख्यमंत्री बनूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, आपकी सारी पावर तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है और वो केस अभी आपका कितने सालों तक चलेगा। तो ऐसे दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं ये, और दिल्ली की जनता उसमें फंस जाती है क्योंकि इनको एक्टिंग बहुत अच्छी करनी आती है, इनको झूठ बहुत जो है अच्छा बोलना आता है, वीडियो बड़ी अच्छी बनाते हैं, अपने बच्चों की कसम भी खा लेते हैं, अपनी नानी की भी बात करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं आपसे सवाल भी करूंगी इस पर। तो जब हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तभी अपनी नानी जी को ले आते हैं जी। जब इनको कांग्रेस से जो है हाथ मिलाना था तो अपने बच्चों की कसम भी इन्होंने तोड़ दी। तो यानी कि ये आदमी सत्ता के लिए सब कुछ कर सकता है, इसको सारे खून माफ़ है, बस इसको सत्ता की भूख है। जो आदमी ने जो है आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, महिला मुख्यमंत्री बनी, हमें अच्छा लगा आतिशी को उन्होंने चुना और उन्होंने अपनी बीवी को नहीं चुना, तो मेरे को ये बात उनकी अच्छी लगी। मगर जब आतिशी बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी की बेइज्जती कर दी, उन्होंने उस कुर्सी को खाली रखा और वो 7 वाली कुर्सी पे बैठ गई। वो बहुत ही हास्यास्पद दृश्य था। और तो अब वो कह रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का घर नहीं दिया, जो हम जिसको शीश महल कहते हैं, दिल्ली की जनता जिसको शीश महल कहती है। तो जो व्यक्ति जो है अरविंद केजरीवाल जब एक मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पे नहीं बैठने दे सकता तो वो अपने घर पे कैसे घुसने देगा। अब वो फटी हुई चप्पल पहन के आ जाते हैं मार्केट में, और अपने घर में उन्होंने सिल्क का कारपेट लगाया हुआ है, अपने घर में इन्होंने 60 एसी लगाए हुए हैं, अपने घर में जो है 80-80 इंच के 100-100 इंच के 20 वहां पे टेलीविजन लगाए हुए हैं, जिसका केवल टीवी का बिल ही 1.5 करोड़ रुपया है। पर्दे ही है लाखों वाले।
नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। और इन भाई साहब को, एक पर्दा मतलब लाख इन भाई साहब को देश में, सारी दुनिया तो आती है देश में जो है ना, मकराना जाती है मार्बल खरीदने के लिए। इन भाई साहब को देश में मार्बल ही नहीं मिला, सारा मार्बल भी वियतनाम से मंगवाया। तो ऐसा कौन सा शीश महल ये बना रहे थे जब दिल्ली की जनता मर रही थी? तो इनको किसी बात की शर्म नहीं है। सारे झुग्गी वाले कहते थे हमें मकान दे दीजिए, दिल्ली के झुग्गी वालों को एक भी मकान नहीं दिया। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1645 मकान दिए शोक विहार में, उनको मकान नहीं दे रहे, अपना शीश महल बना रहे। वो कह रहे हैं दवाई दे दो तो तुम जो है दारू पी लो, एक बोतल के बदले में एक बोतल ले लो। तो क्या ये मुख्यमंत्री दिल्ली को एक जो है ना श्राप है ये आदमी। जी। तो जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी दिल्ली में विकास संभव नहीं है। अभी ये जो है कहते हैं कि मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, मेरे को पीएम नहीं काम करने देते। तो भाई पीएम तो वही है अगले 4-5 साल, जी। यही एलजी साहब रहेंगे। तो तुम फिर से ये कहोगे कि हमें ये लोग काम नहीं करने दे रहे। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और बाद में कहेंगे मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो ये दिल्ली की जनता को समझना चाहिए। इनसे मैं सवाल बाद में लूंगी, पहले मैं आपसे प्रवेश जी ये जानना चाहूंगी कि जो बातें आप ही ने पॉइंट उठाई और ये सवाल सबके मन में होता है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ने काफ़ी विकास कार्य किया है और आपने भी बहुत सारी बातें गिनाई। सवाल ये है कि ये जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं कि जी मैंने तो पुजारी और ग्रंथियों के लिए मैंने योजना का पूरा घोषणा कर दी, बीजेपी से हाथ जोड़ के कहते हैं संघ से कि जी आप इसको रोकना मत, नहीं तो आपको पाप लगेगा। वही अपने टिपिकल अंदाज में हर चीज़ को जो रेवड़ियाँ ये बांटते हैं जनता के सामने बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, चाहे स्कूलों को लेके, अस्पतालों को लेके, बस फ्री यात्रा को लेके, महिलाओं की हर चीज़ को लेके ये बड़े अच्छे से एक नैरेटिव बिल्डिंग कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वो काउंटर नैरेटिव में पीछे रह जा रही है जो विकास कार्यों को लेकर। आप इस पे क्या कहेंगे? शायद आप ठीक कह रहे हैं, शायद जो है हमारी भी गलती है, मगर जब ये झूठ बोलते हैं तो आप कहाँ पे रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी आती है साउथ ईस्ट आता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में रहते हैं। तो साउथ ईस्ट वाले सोचते हैं कि हमारा बिजली का बिल आ रहा होगा तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट वालों को फ्री मिल रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट वाले सोचते हैं मेरा तो बिल आ रहा है, हो सकता है साउथ दिल्ली वालों को फ्री मिल रहा होगा। तो किसी के घर में बिजली का बिल फ्री नहीं है। मगर जब वो आदमी इतना प्यार से झूठ बोलता है, अच्छे वीडियो बनाता है और एक बात को 1000 बात बोलता है, तो आदमी सोचता है हो सकता है मैंने गीज़र चला लिया होगा, हीटर चला लिया होगा, एसी चला लिया होगा तो बिल आ गया, बाकी तो सभी का बिल नहीं आ रहा होगा। तो यही गलतफहमी सबके दिमाग में है किसी के घर में। और मैं तो इनको बोलता हूँ भाई साहब को कि जिनके घर में बिजली का बिल नहीं आता वो सारे इनको वोट दे दें, जिनके घर में बिजली का बिल आता है हमें वोट दे दें, जिनके घर में साफ पानी आता है वो इनको वोट दे दें, जिनके घर में नहीं आता हमें वोट दे दें। अब मैं तो इन्हीं की बात को बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं मैंने सब कुछ दे दिया, पूरे दिल्ली में दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ जिनको सुविधाएं मिल रही होंगी वो इन्हें वोट दे दें, जिनको नहीं मिल रही होगी और जो अच्छी दिल्ली चाहते होंगे वो हमें वोट दे दें। क्योंकि ये तो जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो इस तरह से करते हैं, जब इनकी बारी आती है जहाँ पे लगता है कन्वीनियंटली वो पासा फेंक देते हैं केंद्र सरकार पे कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तिहाड़ की बात करें कोई भी, तो वो जो है ना, जो आम जनता को नहीं समझ में आता, इनफैक्ट जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी बहुत बारीकियां नहीं समझ में आती, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से खेल जाते हैं। देखिए ये जो है एक ही व्यक्ति की पार्टी है जी। ये रात को कोई सपना देखते हैं, क्या खा के सोते हैं मालूम नहीं, ये रात को कोई सपना देखते हैं और सुबह उसको जो है ना बोल देते हैं। आज जैसे ये बोले कि यहाँ पे सेंटर की लिस्ट में जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, मगर 10 साल इन्होंने जितने भी विधानसभा सत्र बुलाए, एक भी विधानसभा सत्र में जाटों के आरक्षण को रिकमेंड नहीं किया सेंटर के पास। हमेशा इनको ये समय मिल जाता था कि प्रधानमंत्री को गालियाँ देनी है, दिल्ली के एलजी को गाली देनी है, मगर 10 साल में आप छोड़िए जाटों को, किसी भी जाति को सेंटर लिस्ट में उनको आरक्षण देने के लिए इन्होंने रिकमेंड नहीं किया। आज क्योंकि चुनाव में 20 दिन बचे हैं, अभी ये कुछ भी बोल देंगे, अभी बोलेंगे महिलाओं को जो है ना हवाई जहाज की भी यात्रा करा दूंगा और मैं स्पेस की भी यात्रा करा दूंगा, सब कुछ, ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि एक आदमी की पार्टी है, यही वो है पार्टी, और बाकी तो सारे जो है वो तो कोई उनका से नहीं है। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। हमको कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले अपनी पार्टी में हमको बात को रखना पड़ता है, वहाँ पे बात को डिस्कशन होती है, उसके बाद में तय होता है कि हमारी लाइन क्या है। मगर इनकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो तो बताते हैं केजरीवाल एंड कंपनी। केजरीवाल जी सवाल आपसे, आई एम सॉरी केजरीवाल जी सवाल ये है, प्रवेश जी ने बहुत सारे सवाल आपको लेकर उठाए और जो आपका उद्देश्य है दिल्ली को लेकर उस पे भी सवाल आए। जो इतने सारे आप पे इल्ज़ाम अभी खड़े किए उस पे क्या कहेंगे आप?
सवाल तो खड़े के लेकिन लॉजिक नहीं बताते। अब ये कहते हैं 60 एसी लगा रखे थे घर के अंदर, 60 एसी। वो मैंने अपने लिए तो नहीं लगाए थे, किसके लिए? वो नोट गिनने की मशीनें गर्म हो जाती हैं ओहो, इसलिए लगवा रखे थे। मशीनें खराब हो जाने दूं, नोट फूक जाए उसके अंदर, देश का पैसा जल जाए, वो ठीक है। देश का पैसा, देश के काम कहाँ हम है? देश में नहीं है क्या? वो हमारा जो पैसा हम देश का ही अकेले पैसा देश है में वो। हम देश में नहीं है। अब ये कहता है जी पर्दे लगवा रखे हैं। अब अगर इतने सारे नोट होंगे, पैसे गिनने पड़ेंगे, अंबर जी पर्दे तो मोटे चाहिए। टेक्नोलॉजी आ गई है, आर पार देख ले, रडार लगा देंगे लोग, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक और बात है, मैंने आपको बताया था कि 500 नए स्कूल बना दिए हमने, ये उनको दिखाई नहीं देते। मैं बताता हूँ, स्कूल नहीं बनाया। कहाँ पे बनाया? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक स्कूल में मैं जानती बताता हूँ जो हूँ। आपने वो मॉडल स्कूल बनाया हुआ है, उसी को आप सबको वो दिखा जो एक मॉडल स्कूल बना हुआ है ना, दो। नेहरू उसमें प्लेस के पास बना उसमें हुआ सुबह लड़कियां उसी आती में हैं, सबको शाम को अपना- लड़के आते हैं। 2 तो ये हो गए, 2 हो गए परवेज जी। आप किसी भी क्लासरूम में जाना, कोई बच्चा ये नहीं कह के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोल के आता है? स्कूल। यानी एक कमरे में 30 स्कूल बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे 50 कमरे होंगे तो गिन लो कितने स्कूल हो गए। हो गए ना। फिर तो 500 से भगवंत ज्यादा मान हो गए। भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे 1000 बना रखे हैं, देख लो, सारी दिल्ली को दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं दिखते होंगे, हमें तो नजर नहीं आया। आपको नजर नहीं आएंगे। मोहल्ला क्लिनिक को लेके आपने बड़ा प्रचार हुआ, मतलब ऐसा लगा कि आपने सारी दिल्ली को इलाज मिल रहा है। आप किसी क्लिनिक में चले जाएं, किसी अस्पताल में जाएं, एक आम आदमी को, मैं सारी चीज़ें टेस्ट कर चुकी हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, दवाई लेने में अस्पतालों की लाइन में उनको दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती, उनको वो कई दिन लाइन में लगे रहते, नंबर नहीं आता। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है आपने, क्या कुछ कर दिया है। हमने मोहल्ला क्लिनिक पे ईवीएम मशीनों की जांच कराई है। अच्छा, वो हाँ, कैसे? वहाँ ईवीएम मशीनों की जांच होती है। उसमें जांच में क्या है? जांच में मोहल्ला क्लिनिक पे पता चलता है ईवीएम मशीनें खराब है। अच्छा, इसीलिए आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। ईवीएम पे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हमने बहुत सारी फाइलें बनाई हैं। हमने वो कश्मीरी फाइल्स वाला वीडियो उसी में बैठ के बनाया, जिसमें हमने कश्मीरी पंडितों का मजाक अच्छा, उड़ाया। एक बात आपने, मैं सवाल आपसे पूछ रहा, आपने खुद ही उठा लिया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे बनी जो कश्मीर फाइल्स थी, उसको आपने गलत बताया था, ठीक है? आपने कहा था कि ये एक हिंदुत्व का एजेंडा नैरेटिव कर रही है, गलत है, ये है, वो है। आज आप जैसे दिल्ली में क्या लेना देना मर्जी, कश्मीर में इलेक्शन लड़ता मैं तो फिर मैं उनका पक्ष लेता। जब मुझे कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही चुनाव नहीं, लड़ने के लिए तो लड़वाया कहाँ, उन लोगों ने हरवा दिया लड़ने से पहले ही। अभी दिल्ली में भी ये हाल होने वाला है आपका। हो जाए, कोई फर्क नहीं, बहुत पैसा कमा लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता अब। लेकिन एक बात जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, और प्रवेश जी ने भी वो सवाल उठाया था, आपको सुप्रीम कोर्ट ने तो के हिसाब से आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आप खुले तौर पे कह रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा। वो कैसे होगा? अभी आतिशी जी बैठी हुई हैं, आप कैसे मुख्यमंत्री? आतिशी जी को रुला दिया आप लोगों ने, वो रो पड़ी हैं, आपने देखा होगा। सारी दिल्ली बर्बाद हो गई। दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके खुले, तब तो वो हंसती रही। संजय गंजे, मैं, हम तीनों जेल में चले गए, तब भी आतिशी हंसती रही, स्माइलिंग रहती है, आपने उनका फेस देखा होगा। गली गली में ठेके खुल गए, तब भी हंसती रही वो। जरा सा कुछ बोल दिया तो रोने लग गई, वही तो कोई अच्छी बात स्वाति नहीं। मालीवाल आपके आवास पर गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई उनके साथ। वो अंदर वाले कमरे में जाना चाहते थे जहाँ पे हमने महंगे वाले पर्दे लगा रखे हैं, तो हम शीश महल दिखाते नहीं है सबको, इसलिए पिटाई हुई उनकी। उनको बाहर से मिलके चले जाना था, रोज जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अंदर जाना था। हमारे पर्दों का रिमोट है, रिमोट का भी एक रिमोट है, पहले रिमोट दबता है, फिर वो वाला रिमोट चालू होता है, फिर उस रिमोट से पर्दे चलते हैं, वो सिस्टम देखना था उनको, इसलिए पिटाई हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही महिला थोड़ी है दिल्ली के अंदर। ये बात तो है, बहुत सारी महिलाएं हैं और शीश महल जाने का अधिकार सिर्फ आप ही को है। लेकिन केजरीवाल जी, एक बात बताइए, प्रवेश जी ने सवाल एक और उठाया था कि आप स्कीम्स का आप अनाउंसमेंट घोषणा कर देते हैं, फिर पैसा, फिर पंजाब में भी आपने भी किया, पहले तो आपने रेवड़िया का अनाउंसमेंट कर दिया, फिर आपने केंद्र सरकार से पैसा मांगा, और दिल्ली का बजट पहले ही डिफिसिट में चल रहा है। तो जब केंद्र सरकार से ही लेना है आपको, और वही आपको ड्रामा करना है कि भाई एलजी ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ये नहीं दे रही है, पुलिस केंद्र सरकार के पास है, तो क्यों ना दिल्ली बीजेपी के ही चुने, ताकि विकास कार्य में कोई सबसे पहले तो एलजी को बदल के सैमसंग लेके आओ दिल्ली के अंदर। तब जाके बदलाव आएगा। एलजी बदलना पड़ेगा, ये दिल्ली की जनता आपको नहीं समझ में आएगा, वो समझ रहे हैं। एलजी हटा के सैमसंग लेके आओ, और देना जरूरी नहीं होता, अनाउंसमेंट करना जरूरी होता है। अनाउंसमेंट जरूरी होती है अमर जी, दिया तो आज तक कुछ नहीं। वो तो दे रहे हैं, आपने तो 2100 की बात की है, प्रवेश जी ने तो दिया। तभी तो मैंने कहा है कि इनको मेरी छाती में लाके बिठा दिया है, क्योंकि अभी तक तो कहने से काम चल रहा था, ये तो देने लग गए, ये तो बिगाड़ देंगे जनता को, सारे वोट ले जाएंगे ये तो।
इसीलिए आप डरे 10 साल से यहाँ बैठा आश्वासन दे रहा हूँ। इसीलिए आप कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को रोका जाए चुनाव लड़ने से। इनको रोका जाना चाहिए, इनको वापस वहीं ले जाना चाहिए, इनको मेरे से दूर कर देना चाहिए। इनका मेरे नज़दीक बैठना, नई दिल्ली को ये समझ लो कि मेरी छाती पे इन्होंने पैर रख दिया है। कहना नहीं चाह रहा था पर मैं सच बोल देता हूँ। प्रवेश जी, जो केजरीवाल जी ने कहा है कि आप दोनों क्योंकि चुनावी मैदान में आमने सामने हैं और ये बड़ी ज़ोरदार टक्कर है, जो माहौल है आपकी विधानसभा में किस तरह से है जनता का? क्योंकि त्रस्त है ऑफ कोर्स, 10 साल से ये लोग बैठे हुए हैं और जनता के लिए कार्य नहीं किया है। बहुत सारे दावे वादे करते हैं लेकिन ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है जो हम देख पा रहे हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? किस तरह से देख पा रहे हैं आप? किस तरह से उन लोगों की जो एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से आप चेंज कर पाएंगे? देखिए, मैंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पिताजी को बहुत ही जो है करीब से देखा और वो कैसे काम करते थे और उन्होंने 2.5 साल में कितने बड़े बड़े काम किए, हज़ारों काम किए। लोग जो है आज भी उनको बहुत ही इज्जत से याद करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि इन्होंने जो है 11 साल में कुछ तो काम ज़रूर किए होंगे, मगर जब मैं आया तो मैं हैरान हुआ कि एक भी काम इन्होंने ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ की जनता से पूछ रहा हूँ कि 11 साल में 11 काम तो बताइए। 11 छोड़िए, कोई एक काम भी नहीं बता पा रहा कि जो इन्होंने किया हो। तो इसलिए यहाँ की जनता मेरे को कह रही है कि परवेश भैया, ये चुनाव तो हम आपके साथ लड़ेंगे। और हमने जिस व्यक्ति को सीधा मुख्यमंत्री बना दिया 11 साल, वो हमसे मिला भी नहीं। एक भी व्यक्ति दिल्ली में ऐसा नहीं है और नई दिल्ली विधानसभा में जो ये कहता है कि हमको कभी केजरीवाल ने अपने घर बुलाया, कभी हमारी समस्या सुनी। एक भी व्यक्ति से नहीं सुनी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहता हूँ कि अगर आप अरविंद के केजरीवाल के कभी घर गए हैं क्या? कोई नहीं बोलेगा हम कभी उनके घर गए। देश के हर जितने भी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो अपने घरों में जनता दरबार लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, समस्याएं सुनते हैं, अधिकारियों को देते हैं। मगर ये व्यक्ति कभी आज तक दिल्ली की जनता से नहीं मिला। तो मतलब यहाँ के लोगों में बड़ा गुस्सा है। और मैं अगर ये सीट छोड़कर नहीं गए, अगर ये 2 सीटों पे नहीं लड़े या सीट छोड़ के नहीं गए, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है कहीं नहीं जाएं, क्योंकि इनको जनता को जवाब देना ज़रूरी है। जो इन्होंने 11 साल राज किया तो वो अपना हिसाब मांग रहे हैं, तो इनको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस व्यक्ति की दिल्ली में, यहाँ पे नई दिल्ली में जमानत को जो है ना जब्त होगी और वो जनता कराएगी। केजरीवाल जी, कैसे लिए आप डरे हुए? इसलिए 2 सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं आप। प्रवेश जी से डर गए कि वो एक तो इन लोगों ने बांग्लादेशियों के वोट कटवा दिए सारे, ये गलत किया है। वो मेरे सपोर्टर थे, मैंने बंगला बनवाया, वो बांग्लादेशी थे। बंगले ने आपने तो शीश महल बनवाया। तो इन लोगों ने बांग्लादेशियों के वोट कटवा दिए, इनको एक एक करके देश के बाहर भेज रहे हैं। गलत कर रहे हैं ये लोग। ये क्यों भेज रहे हैं? वो मेरे वोटर थे ना अंबर जी, बहुत मेहनत करके उनका नाम जुड़वाया जाता है, पार्टी लगाई जाती है, कार्यकर्ता लगते हैं, तब जाके उनका नाम जुड़वाया जाता है। इन लोगों ने कटवा दिया। दिल्ली का इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं आनी चाहिए। दिल्ली राष्ट्र में नहीं है। दिल्ली राष्ट्र में, मैं दिल्ली का मालिक हूँ अंबर जी। देश का बाद में सोचेंगे, दिल्ली का इलेक्शन, देश में तो चुन लिया ना मोदी जी को लोगों ने। अब दिल्ली के अंदर क्यों बांग्लादेशियों को भगा रहे हो? बांग्लादेशी मेरा वोटर है, मेरा सपोर्टर है, ये लोग उसको भगाना चाहते हैं। पहले ही लगभग 150 करोड़ हम हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा आपको नहीं लगता कि देशवासियों को मिलना चाहिए? ना मिलना चाहिए। जो घुसपैठी है उनको। आप घुसपैठी करें, मेरा सपोर्टर है, वो आराम से बोलो, सुन लेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। थोड़ा आराम से बोलो। आप इतना डर गए कि आपने मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिख डाली कि आपके लोग पैसा बांट रहे हैं, अब ये सब कर रहे हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए जहां जहां चिट्ठी लिखनी पड़ेगी मैं लिखूंगा अंबर जी। इलेक्शन है ये तो मुझे मेरी जमानत जब्त करवा रहे हैं लोग, तो मैं चिट्ठी भी ना लिखूं। इन्होंने बांग्लादेशियों के वोट कटवा दिए, सारे शराब के ठेके बंद करवा दिए, सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। आतंकवादियों को ये भगा रहे हैं, 370 ये हटा रहे हैं, कश्मीर फाइल्स ये लेके आ रहे हैं, सेना से एयर स्ट्राइक ये करवा रहे हैं। सारे काम कर दो मेरी छाती पे बैठ के। यहाँ पे ढंग का काम नहीं करा जाता इनसे एक भी। पाकिस्तान के टुकड़े करवा दो, कश्मीर का मसला निपटवा दो, राम मंदिर बनवा दो, बस यही रह गया इनको। तो आप हैं तो ड्रामा करने के लिए? हम ड्रामा नहीं करते, हम असल हरकत करते हैं। जो मेरे वोटर चाहते हैं, मेरे सपोर्टर चाहते हैं, वो मैं करता हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा बेवकूफ बना दिया? नहीं। आज जिस दौर में हम हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटाइज वर्ल्ड में हमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। लोग आपके इन झूठे वादों से कहीं ना कहीं तंग आ गए और इस बार आपको पक्का आपकी छुट्टी होने वाली। अंबर जी, मुझे घुमा फिरा के कहना नहीं आता, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये 10 साल MP रहे हैं प्रवेश जी। अगर इन्होंने बहन बेटियों के लिए मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने शराब के ठेके खोले हो तो इनको वोट दे दो।
मैंने खोले हो तो मुझे दे दो। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और स्कूल्स के पास आपने जगह जगह आपने बनाए शराब के ठेके, इसी वजह से तो दिल्ली की महिलाएं आपसे नाराज हैं। आपको लगता होगा नाराज है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ मैंने खोले हैं ठेके। एक कार्य बता दीजिए या एक रीजन बता दीजिए कि दिल्ली की जनता आपको चौथी बार क्यों चुने। दिल्ली की जनता इसलिए चुने क्योंकि मैंने बहुत सारे वायदे किए हैं, अगर वो पूरे करवाने हैं तो मुझे चुन लो। आपके पास तो मौका है, आप करके दिखाइए। शराब के ठेके जो इन लोगों ने बंद करवाए हैं दोबारा वादे खुलवा के दूंगा। आधार पर क्यों चुना जाए? क्यों ये ना जो इन्होंने शराब के काम ठेके हो बंद जाए? करवाए हैं, ये जो मंदिरों के सामने बंद करवाए हैं, दोबारा खुलवाएगा आपका भाई, इसलिए मुझे चुने, इसलिए चुने मुझे, और क्या है। प्रवेश जी, आपसे सवाल, आपको क्यों चुना जाए? देखिए, अभी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम हैं जो हमको करने हैं। अगर मैं आपको बड़े बड़े काम बताऊं तो जो यहाँ की पॉल्यूशन की समस्या है, ये तो क्या करते हैं, एक गांव में जाते हैं, वहाँ पे 20,000 रुपये का कोई जो है केमिकल ख़रीदते हैं और उसके विज्ञापन में 20 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हमने पराली का सॉल्यूशन हम जो है लेकर आ गए। मगर पराली का सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको सारे किसानों को, यहाँ के दिल्ली के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को, सबको समझाना पड़ेगा। और आपने जो वहाँ से, पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहाँ पे आपने क्या क्या कदम उठाए ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, यमुना को हमने साफ़ करना है। यमुना को, जैसे मैंने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पे हमको उसकी सफाई करनी है। दिल्ली में सारे जो हैं, इन भाई साहब ने हज़ारों नौकरियाँ अभी तक हमारे युवा भाइयों की अभी तक जो है थी, अपना दबा के रखी हुई थी, तो उन सबको हमने निकालना है। ऐसे 14,000 से ज़्यादा नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां दिल्ली सरकार की, जिसको हम जो है अपना निकालेंगे, दिल्ली के युवाओं को देंगे। दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में 20 साल से कोई भी नया कॉलेज और कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अभी बच्चों का एडमिशन नहीं मिलता, उनको बाहर कोई जो है वहाँ जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, कोई जो है रायपुर जा रहा है, तो बार जाके राजस्थान में दूर दराज उनको अपने परिवार से दूर जाकर वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दिल्ली में ये सब काम करना है। दिल्ली में जो सारे गांव हैं, कॉलोनियाँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। दिल्ली में सड़कें बनाने की ज़रूरत है, दिल्ली में अच्छे फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, दिल्ली में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग की बहुत समस्या है। तो समस्याओं का अंबार है, मगर दिल्ली में ये सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है अगर यहाँ पे एक कोई संवेदनशील सरकार आए, एक अच्छी नीयत वाली सरकार आए, ईमानदार सरकार आए, तो ये सारे काम हो सकते हैं। दिल्ली का जो बजट है, अब ये भाई साहब कहते हैं कि शीला दीक्षित जी के समय में जो अपना दिल्ली का बजट था 23,000 करोड़ का, मेरे समय में हो गया 70,000 करोड़ का, और मेरी ईमानदारी पे लोगों ने टैक्स देना ज़्यादा शुरू किया। अब कोई भी आदमी, चाहे सरकार जितनी मर्जी ईमानदार हो, अपना टैक्स कौन देता है? कौन अपना टैक्स को बढ़ा कर देता है? कोई नहीं देता। तो अब इन्होंने, तो दिल्ली के लोगों ने सोचा कि हाँ भाई, ये तो ठीक है कि शीला दीक्षित जी के समय में 23,000 करोड़ का टैक्स था, आज की डेट में 70,000 करोड़ का टैक्स आता है, तो ये आदमी तो सही बोल रहा है, तो इतना टैक्स कैसे बढ़ा? मगर कोई आदमी ये नहीं सोचता, और दिल्ली के लोग इस बात को स्टडी नहीं करते कि जीएसटी के बाद में ऐसा हुआ। जब देश में जीएसटी आई तो ना केवल दिल्ली का टैक्स बढ़ा, देश के हर राज्य का टैक्स बढ़ गया, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो बिहार है, चाहे हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है। हर राज्य के टैक्स को जीएसटी से पहले और बाद का इफेक्ट देखेंगे तो वो जो है सारा टैक्स ही 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। खाली दिल्ली का नहीं बढ़ा, हर राज्य का बढ़ा। मगर इन्होंने वो जीएसटी की बात नहीं बताई, इन्होंने उसका श्रेय भी खुद ही ले लिया, जो कि भारत सरकार को श्रेय जाता है। तो इनको मालूम है कैसे जनता को गुमराह कर सकते हैं। श्रेय लेने में नंबर 1 है भाई साहब, और जो है गुमराह करने में तो पूरे वर्ल्ड क्लास हैं। मतलब मैं भी जब देखता हूँ और मैं भी जब इनके भाषण सुनता हूँ और इनकी बातों को सुनता हूँ, तो मेरा भी दिमाग बिल्कुल चक्कर खा जाता है कि यहाँ तक तो हमारी सोच नहीं जाती है, ये आदमी क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे झूठ बोलता है और कैसे जनता को गुमराह करता है, और भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है। कोई पुजारी को मैं 18,000 दूंगा, ये इतनी बड़ी जो है शर्म की बात है जो वो आज बोल रहे हैं, 11 साल से नहीं बोल रहे थे। आज उनको ग्रंथी की याद आ गई, पुजारियों को याद आ गया। और जिन वो मौलवियों की बात करते थे उनको भी 17 महीने से सैलरी नहीं दी, क्योंकि इन भाई साहब के पास में दिल्ली का बजट ही खत्म हो गया है, दिल्ली को ये माइनस में ले गए हैं। तो आज ये जितने मर्जी बड़े वायदे कर लें, कल को इन्होंने यही बोलना है मुझे पीएम नहीं काम करने दे रहा। तो इसलिए
मैं जो है दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि बिना झगड़े की सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो केवल काम के ऊपर में फोकस हो। मोदी जी की पार्टी की सरकार होगी, पहली बात तो ये जो है इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस बात की गारंटी है कि झुग्गी वालों को सबको मकान की चाबी मिलेगी। इस बात की गारंटी ये है कि सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी। इस बात की गारंटी है कि हमारी पूरी यमुना माँ एकदम से साफ हो जाएगी, पूरी पवित्र हो जाएगी। इस बात की गारंटी है कि गरीबों को साफ पानी मिलेगा, फ्री में मिलेगा। इस बात की गारंटी है कि सारे लोगों को बिजली फ्री मिलेगी और वो 24 घंटा मिलेगी, 12 महीने मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 8 महीना बिजली का बिल नहीं आ रहा और वो 4 महीने बिल आ रहा है और वो इतना बिल आता है कि पूरे साल का कसर को पूरी कर देता है। तो क्योंकि हमारे नेता हैं, जो पूरे दुनिया के विश्व के सबसे पॉपुलर हमारे लीडर हैं मोदी जी, जितनी भी भाजपा की सरकार चल रही है उनमें इतना विकास हो रहा है और केवल विकास हो रहा है। तो दिल्ली भी अगर उसी विकास के साथ में जुड़ जाएगी, डबल इंजन के साथ में जुड़ जाएगी, तो दिल्ली में जो 20 साल में नहीं हुआ, दिल्ली की जनता देखेगी कि वाकई में उन्होंने अच्छी सरकार को चुन लिया है। बिल्कुल। केजरीवाल जी, मैं दिल्ली के बजट और फंडिंग को लेकर सवाल मेरा आपके पास है। दिल्ली का बजट डिफिसिट चल रहा है और अपने वादे दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन और जो आप जो कुछ करते हैं उसका प्रचार इतने बड़े स्तर पर, उसका बजट इतना ज़्यादा होता है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आपके पास विदेशी फंडिंग भी आती है, उन पे आप क्या कहेंगे? देखो, अनाउंसमेंट करने में तो कोई बजट नहीं लगता अंबर जी। अनाउंसमेंट करने पे बजट नहीं लगता, लेकिन उसका जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, इतने बड़े स्तर पे होता है, करोड़ों का, लाखों करोड़ का बजट होता है। तो ये तो मेरा टैलेंट है ना। नहीं, वो फंडिंग का जो सवाल पूछा आप डॉज कर गए, उस पे जवाब दीजिए। फंडिंग कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? फंडिंग आती है ऐसी रिपोर्ट। खालिस्तानी फंडिंग आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया। हमने तो शराब से ही कमाया जो कमाया। खालिस्तान कनेक्शन आपका काफी नहीं हमारा नहीं, अब आप कुछ भी कह लो, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। शराब में हमने खाया कमाया वो सब ठीक है, देश जानता है, दिल्ली जानती है। खालिस्तानी कनेक्शन ये तो इस समय कोई लेना देना नहीं है अंबर जी। चुनाव के बीच में आते आते आपके सुर एकदम बदल गए। बदलने पड़ते हैं तो बदलने ही पड़ते हैं, टैलेंट होता है ये तो अंबर जी टैलेंट है। मैं तो कल दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली से लड़ रहे हैं अभी, मैं नई दिल्ली के चौराहे पे ली मेरिडियन के सामने खड़ा हुआ था, नीली वैगनार से जा रहा था। नीली वैगनर है भी है, वो चुनाव में निकाल लेता हूँ। तो मैंने ट्रैफिक वाले से पूछा ये सीधी सड़क कहाँ जाती है, तो ट्रैफिक वाला भी कहता है कि जी कहीं भी जाती हो आप तो यू टर्न नहीं लोगे। ये सब मजाक चल रहे हैं, तो लाइटली लेना चाहिए अंबर जी। तो मतलब दिल्ली की जनता आपको समझ गई है, ट्रैफिक पुलिस भी समझती है जनता? मैं भी दिल्ली की जनता को समझ गया हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। मेरी हालत वैसी टाइट चल रही थी, इनको और ला के बिठा दिया हमारी छाती के ऊपर। ये डबल वार हो गया कि मैं नई दिल्ली से निकलूँ कि दिल्ली में जाऊँ, कहाँ जाऊँ। लेकिन आज मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि आतिशी सीएम नहीं बनेगी। ये बात तो हमें पता है, कंफर्म में नहीं बनेगी। बस सीएम कौन बनने वाला है ये भी हमको पता है, दिल्ली की जनता। वो तो दिल्ली की जनता देखेगी। दिल्ली की जनता को शराब चाहिए कि विकास चाहिए, क्या चाहिए, वो खुद देख लेगी। बिल्कुल, दिल्ली की जनता बिल्कुल समझ पा रही है। और आई थिंक आज की जो कॉन्वर्सेशन है उसको देख के आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको किसको चुनना है। और आपने जो पिछला कार्यकाल केजरीवाल जी का भी देखा है और उसके अनुसार आप खुद समझदार हैं किसको वोट करना है, विकास के लिए या फिर शराब के लिए। जी बिल्कुल, तो आप खुद चुन सकते हैं, समझदार हैं कहाँ पे वोट डालना है। और चुनाव बहुत दूर नहीं है, आप सब समझदार हैं और समझकर आप, क्योंकि एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार मैं खुद दिल्ली वासी हूँ और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे हम हर दिन जूझते हैं। इस तरह के झूठे वादों से भी हम लोग त्रस्त हैं। तो आप सब विकास के लिए वोट कीजिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के समय के लिए। केजरीवाल जी का भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।